Hi friends, how are you all? Welcome back to our channel State Zero. This is Kuldeep Dubey. Lastly, we have discussed about the topic 7, part 3, that was environment and biodiversity. Today I am here with part 4 of topic 7. Topic 7 is science and technology, and the part 4 is ecological system. As you all know that MPPSC Prelims 2020 series is going on, and I am dealing with this SAPIN topic. And today we will discuss about ecological system. This is the lecture first by me. Before moving forward, I would like to request you to please press the bell icon if you have not pressed it. If you have not subscribed our channel yet, then please subscribe the channel, so that by pressing the bell icon you can get all the notifications of my videos and you won't miss any of my further or subsequent lectures. क्योंकि मैं हमेशा कहते आया हूँ कि आप जितने प्लान्ड मैनर में चीज़ों को करेंगे उतने प्लान्ड मैनर में चीज़ें आपको रिस्पॉन्ड करेंगी बाद में. जब एक रिजल्ट आउटपुट का समय आएगा, जब आपका रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो रिजल्ट आपका बेस्ड होता है आपकी एक प्रोसेस पर, और आपकी प्रोसेस जो होनी चाहिए वो सिंक्रोनाइज मैनर में होनी चाहिए. अभी 2 दिन पहले मैंने अपना फर्स्ट मॉड्यूल इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट किया, जिसमें मैं 9 लेक्चर्स लेकर आया था आपके लिए. उसके बाद 2 दिन का ब्रेक था, और ये ब्रेक इसलिए था कि मैं चाहता था कि आप अपना पूरे 9 लेक्चर्स को एक बार विजिट कर लें, क्योंकि मैंने आपसे कमिट किया है कि हम टेस्ट लेकर आ रहे हैं. और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे रेगुलर मुझसे जुड़े रहते हैं, या जो भी नया बच्चा है, उसको इन 2 दिनों में कितने बच्चों ने उसे विजिट किया है और उसका आप मुझे कितना आउटपुट दे सकते हैं. आई एम गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑफ 20 और 25 क्वेश्चंस. आपके कितने क्वेश्चंस उसमें सही हो रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए. आज 15 हो रही है, बाय 17 वी विल हैव अ टेस्ट. इज दैट क्लियर? ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी थिंग्स विल बी लाइक कि आपके 20 या 25 क्वेश्चन वहाँ आएंगे. आपको एक पर्टिकुलर पीरियड का टाइम दिया जाएगा, 20 से 25 सेकंड का, और मैं उस तरीके से आपके साथ वो कंडक्ट करूँगा. और आपको सेल्फ एवेलुएट वहाँ करने का मौका मिलेगा कि देखिए, हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जैसा आप मुझसे फैमिलियर हैं, सम ऑफ यू और सम ऑफ दोज स्टूडेंट्स विच आर जस्ट हेयर, वो कुछ मुझे जानते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो मुझसे बाय पर्टिकुलरली फैमिलियर नहीं हैं. लेकिन जब आप मेरे ऑनलाइन मॉड्यूल्स को देख रहे हैं, तो आपने ये समझ में आया होगा कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो मैं इसी तरीके से लेके जाता हूँ कि मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया. एज सून एज मैंने अपना जब मॉड्यूल कंप्लीट किया, तो उसके 2-4-5 दिन बाद आपके लिए टेस्ट होगा. जब आप सारी चीज़ों को मुझसे प्लान्ड मैनर में एक्सपेक्ट करते हैं, आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपका जो टीचर होता है वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप भी उसको आउटपुट देंगे. तो आशा करते है कि आपने इन दिनों में पढ़ा होगा और मैं आपसे एक अच्छे नंबर की एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का ये जो मेरा पहला लेक्चर है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोलॉजी एंड द इकोसिस्टम इनटू दिस. फर्दर इकोलॉजी पर जब हम बात करेंगे तो आपको ये समझना है व्हाट इज इकोलॉजी. आज फिर से वहीं से शुरू करने जा रहे हैं. व्हाट हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इकोलॉजी. तो देखिए, इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम्स, बायोस्फीयर. इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सर, इकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है. अब इस साइंस की ब्रांच में चाहे आपकी ह्यूमन साइंस आ जाए, चाहे आपकी पॉपुलेशन आ जाती है, चाहे आपकी कम्युनिटी बेसिस पर जब हम बात करते हैं, चाहे आप इकोसिस्टम की बात कर रहे होते हैं, चाहे आप बायोस्फीयर की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली इन चीज़ों की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, साइंस की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, या साइंस की इन ब्रांचेस की स्टडी कर रहे होते हैं, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर्ड एज इकोलॉजी. तो देखो, वही लिखा हुआ है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन दैट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, environment and how organism interact with each other. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसमें देखने क्या जा रहे हैं कि सर, आपने अभी तक हमें बताया था, जब आपने एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया, तो आपने इकोसिस्टम्स के बारे में बताया, आपने चीज़ों की डिपेंडेंसी के बारे में बताया. मैंने एक सिम्बायोसिस प्रोसेस को आपको बताया था, अगर आपको याद हो. मैंने बताया था कि 2 चीज़ें एक साथ रहती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं. तो इसी तरीके से जब इकोसिस्टम में चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर हो रही होती है, और जब हम उस रिलेशन को पढ़ रहे होते हैं, तो दैट पर्टिकुलर स्टडी ऑफ दैट इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड एज इकोलॉजी.
इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनवायरमेंट एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट। क्लियर है? आप कमेंट करके बताते जाइए सर आ रहा है नहीं आ रहा है, और आप अपने शब्दों में नोट भी करते जाइएगा प्लीज उसे। अब जब हम बात करेंगे तो देखिए इकोलॉजी इज स्टडीड एट वेरियस लेवल्स, चाहे ऑर्गेनिज्म लेवल पर बात करें, चाहे आप पॉपुलेशन लेवल पर बात करें, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम। हम इनमें से मैंने आपको ऊपर बताया, either you are studying about organism, you are having a study of population, community, biosphere, ecosystem and their interaction process, then that particular thing is considered as ecology। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा क्या कि इकोलॉजी के जो लेवल्स हैं या इकोलॉजी को जो हम स्टडी कर सकते हैं वो भी इस लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, या यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम अलग अलग लेवल्स पर पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो देखो फर्दर हम एक और डेफिनेशन की इसकी जब बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अभी हमने ऊपर बात करी साइंस की ब्रांच है, अब हम बात कर रहे हैं कि सर इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और इसमें क्या होता है? कंसर्निंग इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड और उनके आसपास का जो सराउंडिंग है, उनमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उन दोनों की, बायोटिक हो चाहे अबायोटिक हो, उन दोनों की एक दूसरे पर क्या डिपेंडेंसी है। When we are talking about the biotic and the abiotic components of a particular ecosystem, of a particular environment, and when we are having a study of their relations, their interactions, their mutual benefits, that means we are doing what? That means we are doing ecology। तो हम वो इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, हम इकोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, उनके रिलेशंस को जानना इकोलॉजी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो इकोलॉजी इज साइंस, एक कंक्लूजन निकल कर आया, एक कोर डेफिनेशन निकल कर आई, एक सिंपल डेफिनेशन निकल कर आई। क्या निकल कर आई? कि इकोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज द बायोटा। अब हम बायोटा पर आ जाते हैं कि देखिए सर आपने हमें बताया था बायोटा, कि बायोटा मैंने आपको बताया था ग्रुप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स विच आर शेयरिंग अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। जब कोई सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, सेम ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, और वो एक जगह को एक इकोसिस्टम को शेयर कर रहे होते हैं, तो उसे हम बायोटा कहते हैं। तो वही है, क्या है? इकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज द बायोटा, द एनवायरमेंट एंड देयर इंटरेक्शन। हम वो पूरे ग्रुप्स पर बात कर रहे हैं, हम उन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, हम उनके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह क्या हो जाता है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। व्हेन वी आर हैविंग अ स्टडी ऑफ दोज इंटरेक्शंस बिटवीन द एनवायरमेंट, इकोसिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स वी आर डूइंग व्हाट? दैट मीन्स वी आर हैविंग नॉलेज ऑफ इकोलॉजी। इज दैट क्लियर? इकोलॉजी का ओरिएंटेशन कहाँ से हुआ? तो इकोलॉजी हैज बीन ओरिएंटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोस प्लस लोगोस। दैट मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि यह एक असेमिलेशन है, अमलगमेशन है ओइकोस लोगोस का। और ओइकोस का मतलब होता है हाउस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ओइकोलॉजी अगर आपने एक वर्ड सुना हो, अगर ओइकोलॉजी, तो इस ओइकोलॉजी से इसे हमने क्या किया है? ड्राइव किया है। अगर आपने ओइकोलॉजी सुना है तो उस ओइकोलॉजी को हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। और कौन से दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं? तो हम ओइकोस प्लस लोगोस में उसे क्लासीफाई कर देते हैं। और ओइकोस का मतलब होता है हाउस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इस तरीके से निकल कर आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउस, और दैट मीन्स इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। जब आप किसी जगह पर रह रहे होते हैं तो वो आपका पर्टिकुलर इकोसिस्टम है और वही आपका हाउस है। तो एक और डेफिनेशन आपके पास निकल कर आई। क्या निकल कर आई? सर इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम और इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हाउस। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, ऑडम हुए साइंटिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट हैं ऑडम। इन्होंने 1971 में कहा इकोलॉजी फोकसेस ऑन द लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन। ये डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है कि बताइए ऑडम ने क्या कहा था, या ऑडम की डेफिनेशन क्या है, ऑडम का इकोलॉजी के बारे में क्या कहना था। तो ऑडम ने 1971 में हमें बताया दैट इकोलॉजी फोकसेस ऑन द लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम, दैट कितने तरीके के इकोसिस्टम्स हैं और उनमें किस तरीके से इंटरेक्शन होता है। जब इन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं तो दैट मीन्स यह क्या है? यही इकोलॉजी है। समझ में आ गया? क्लियर है?
So ecology is closely related to the discipline of psychology, physiology, sorry, evolution, genetics and the behavior. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सर इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी एक डिसिप्लिन है, एक पार्ट है। किस चीज का पार्ट है? फिजियोलॉजी का पार्ट है, एवोल्यूशन का पार्ट है, जेनेटिक्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर, हम ऑर्गेनिज्म बिहेवियर को देख रहे हैं, हम इकोसिस्टम में किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके की जेनेटिक कंडीशंस, किस तरीके की जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जा रही है, किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में जान रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वही इकोलॉजी है। समझ में आ गया आपको? क्लियर समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे इकोलॉजी के बारे में फर्दर कि इसे हम क्या कह सकते हैं। जब हम इतनी डेफिनेशंस देखें हमने, तो कहीं आपके मन में एक डाउट तो नहीं आ गया कि सर कहीं आप नेचुरल साइंस की बात तो नहीं कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम नेचुरल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। देखो, लाइक मैनी ऑफ द नेचुरल साइंस, अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी इज फाउंड इन द ब्रॉडर डिटेल्स ऑफ द स्टडिंग इंक्लूडिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, जैसे आपने बताया सर ने बताया कि सर जेनेटिक बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, आप उनके बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल साइंस जैसा लग रहा है कि व्हेन वी आर डूइंग अ स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस। बिल्कुल नहीं, अभी आप इसको अगली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन आप ये देखिए, जब हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो हम किन चीज़ों की बात करते हैं? तो देखो, लाइफ प्रोसेस, एक्सप्लेनिंग एडेप्टेशंस, मैंने अभी वहाँ आपको बताया कि देखो एवोल्यूशन हो रहा है, वहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है। और जब मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहाँ बोला था बायोडाइवर्सिटी, जब डाइवर्सिटी को मैंने फर्दर क्लासीफाई किया था 3 लेवल्स पर, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे और इकोसिस्टम लेवल पे मैंने क्लासीफाई किया था। और मैंने आपसे बोला था जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से एडेप्टेशन। तो अभी भी हमने वही बात करी कि इकोलॉजी इज समवॉट रिलेटेड टू दी जेनेटिक एवोल्यूशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो जब जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा वहाँ एडेप्टेशन कंडीशन एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फिर क्लिक किया कि सर नेचुरल साइंस ही की तो बात कर रहे हो आप। तो देखो आगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब हम एवोल्यूशन का बोला तो फिर हमारे दिमाग में आया कि सर एवोल्यूशन से तो मतलब आपका हो सकता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कि स्पीसीज किस तरीके से बटे हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से किस इकोसिस्टम में कितनी मात्रा में कितने नंबर्स में पाए जा रहे हैं। ये सब कुछ ही तो नेचुरल साइंस है। नहीं, अभी आप थोड़ा सा और समझ लीजिए कि आप, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपसे बोला था कि जब हम एवोल्यूशन की बात करेंगे, हम जेनेटिक की बिहेवियर की बात करते हैं, या हम इन चीज़ों पर बात कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में कंक्लूजन्स आते हैं। तो एक कंक्लूजन ये भी आता है, द मूवमेंट एंड द मटेरियल्स एनर्जी थ्रू लिविंग कम्युनिटीज़, क्योंकि हमने देखा था कि एडेप्टेशन की हमने वहाँ भी बात करी थी। तो कहीं ना कहीं जब आपका एवोल्यूशन हो रहा है, जब आपके यहाँ जेनेटिक स्पीसीज हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी करेंगे। तो हो सकता है एक चीज़ भी पॉसिबल हो कि इकोलॉजी इसके बारे में भी बताती हो। बिल्कुल इकोलॉजी इसके बारे में बता रही है। आगे, सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप हो रहा है, इसके बारे में भी जब हम इकोलॉजी देखते हैं तो इसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो हमें फिर लगता है कि सर आप तो बात वही कर रहे हो नेचुरल साइंस की। जी नहीं, हम नेचुरल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर बात ये तो बता दो, बात किसकी कर रहे हो आप, कहना क्या चाहते हो? तो देखो, इकोलॉजी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नेचुरल हिस्ट्री। आप नेचुरल हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री जो है आपको ये समझना है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यह पर्टिकुलरली जब हम नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो नेचुरल हिस्ट्री का एक रिस्ट्रिक्शन एरिया है, और वह रिस्ट्रिक्शन किस तक है? वह रिस्ट्रिक्शन है आपका स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म तक। लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी? इकोलॉजी की। और हम इसमें इसका एक सब डिसिप्लिन है, नेचुरल हिस्ट्री का ही सब डिसिप्लिन है इकोलॉजी, क्योंकि हम इसमें स्टडी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, हम पूरी लाइफ प्रोसेस को समझ रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हों कि मैं क्यों बार बार आपसे कह रहा था इकोलॉजी इज नॉट रिलेट्स टू नेचुरल हिस्ट्री, इट इज समवॉट रिलेटेड, बट इट इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी। वो कैसे? क्योंकि हम इसमें स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी के बारे में कि सर ये टर्म कहाँ से आया, किसने कॉइन किया, कौन इकोलॉजी के फादर हैं। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके
किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो देखेंगे द टर्म इकोलॉजी वॉज यूज्ड बाय जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल 1869। सबसे पहली बार इस टर्म को यूज किया जर्मन जूलॉजिस्ट थे हमारे अर्नेस्ट हैकल 1869 में। आपको दो चीजें समझनी है। एक चीज मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपसे बोली थी, देखो इकोलॉजी का ओरिएंटेशन ओइकोलॉजी से हुआ है, और ओइकोलॉजी का इज अ ग्रीक वर्ड which is a amalgamation, which is a assimilation of two words oikos plus logos। क्लियर है? आपको याद रखना है पहला फैक्ट। दूसरा आपको याद रखना है द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल इन द ईयर 1869। नोट कर लीजिए अपने पेन पे, आपके पास जब स्लाइड देख रहे हैं मेरा वीडियो, पेन पेपर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे जब हम बात करेंगे इसके बाद, सर आपने ये तो बता दिया कि इन्होंने कॉइन किया था, क्या आप ये नहीं बताएंगे कि इकोलॉजी के फादर कौन हैं? तो बिल्कुल मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ कि हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। तो जब आप जर्मन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट की बात करते हैं, ये लिखा हुआ है, तो इन्हें हम कई बार फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से कि रिस्पेक्ट में इन्हें हम क्या करते हैं, रिगार्ड करते हैं, या इन्हें हम कंसीडर करते हैं अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को एज अ फादर ऑफ व्हाट? इकोलॉजी। और कई बार इन्हें हम फादर ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर ऐसा, इन्होंने क्या किया था? तो देखो, ही वॉज द फर्स्ट टू टेक द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। क्योंकि देखो अभी मैंने आपसे बोला था इकोलॉजी क्या है बेटा, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट है और देयर इकोसिस्टम। तो वही तो इनने किया, वही तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने किया। इन्होंने सबसे पहली बार इस इंटरेक्शन के बारे में बताया। ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू कंसीडर हिम एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को कि ये कैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। उसके बाद ये इनके बारे में थोड़ा सा इनके बताया है मैंने आपको कि अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। इनको मैंने ये भी बताया ही वॉज फर्स्ट वन टू हैव द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब इनका आपको समझना क्या है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि इनका काम क्या था या इन्होंने कौन से आइडियाज़ दिए थे। तो देखो ही exposed the existing relationship between the observed plant species, climates and the described the vegetation zone using latitudes, altitudes, discipline and now known as geobotany। इन्होंने जियोबॉटनी का यूज करते हुए, चाहे इन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, इन्होंने जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी उनके रिलेशन को एक्सप्लेन किया था। आइडिया फॉर प्लांट जियोग्राफी वन ऑफ हम्बोल्ट फेमस वर्क, यह इनका जो वर्क है, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वह क्या है? आइडिया फॉर प्लांट जियोग्राफी। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये समझ में आ गया होगा कि हम इन्हें क्यों कंसीडर करते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। लेकिन यह एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात करी जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट इकोलॉजी ओवर द वर्ल्ड लेवल, फादर ऑफ इकोलॉजी ओवर द वर्ल्ड लेवल, देन वी आर गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। लेकिन भैया हम तो इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें तो ज़रूरत इंडिया की ज़्यादा है। तो देखिए रामदेव मिश्रा नामक एक व्यक्ति हैं, इन्हें हम भारत के इकोलॉजी का जनक कहते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अब आपको यह आपके लिए टास्क है, आपके लिए काम है कि आप रामदेव मिश्रा के बारे में जानें, और इनके बारे में अगले जब मैं लेक्चर में आऊँ तो आप जब कमेंट सेक्शन में हूँ तो आते ही मुझे इनके बारे में बताएं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज से ही, आज 15 जून है और आज हम CGPSC का बेंच लॉन्च करने का मैंने कमिट किया था। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से उस चीज़ पर डिवोटी थी। चाहे हम आलोक सर की बात करें, चाहे हम आर्ची मैम की बात करें, चाहे दीपक सर की बात करें, चाहे प्रियंका मैम की बात करें, या मैं अपनी बात करूं, तो हम लगातार पिछले 7 से 8 दिन से इन चीज़ों पर काम कर रहे थे कि नहीं यार हमें 15 जून से लेकर आना है। और आज सुबह 6 बजे अपलोड हो चुका था मेरा लेक्चर। अच्छा, उसमें मैंने कुछ चेंजेस करे, मेरी टीम ने कुछ डिसाइड किया। जब हमने ये पाया कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का, उसमें लोगों का, बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हो सकता है कि पहली बार एक ऐसा इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जा रहा है,
CGPSC इस लेवल पे कोई इतना बड़ा बड़ा कैसे कह सकता है कि यार देखो हम इस तरीके से आपको बताने जाएंगे, तो सुनने में बड़ा लगता है, सीधी सी बात है। फिर आपको ये भी लग रहा होगा कि यार कहीं हमने 2-3 हज़ार रुपये दे दिए तो कहीं फरेब नहीं हो जाए, कहीं ये चीज़ें नहीं हो जाए। तो देख लो, आज आप सब जाकर देख सकते हैं कि आज मेरा पहला लेक्चर आ चुका है, और अब मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि मेरे GS छत्तीसगढ़ GS के जितने भी लेक्चर आएंगे वह आपके लिए पार्ट 1 का जो पूरा पेपर 50 क्वेश्चन का रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन जो बच्चे हमसे रजिस्टर कर चुके हैं वो डिफरेंस को फील कर सकेंगे, दे कैन फील द डिफरेंस। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप एक बार उस लेक्चर को विजिट करें, और अगर आपको लगता है कि दैट यू वांट टू रजिस्टर विद अस, देन बिना देर करे www.state0.in पर जाकर कोर्स के लिए रजिस्टर कर लीजिए। अभी आपको उसी फीस में कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील द डिफरेंस, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव और लर्न समथिंग वेरी गुड फ्रॉम अस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी क्लियर हो जानी चाहिए आपको, बिल्कुल। अब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे। मैंने आज 2 चीज़ों पर बात करने के लिए बोला था, एक बोला था इकोलॉजी और दूसरा बोला था इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम क्या होता है? तो देखो, इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in conjunction with the non-living components of their environment. Interacting as system, these biotic and the abiotic components are linked together through nutrient cycles and energy flow. अब एक रीजन की बात कर रहे हैं, इसी रीजन की हम वहाँ स्टडी को इकोलॉजी कह रहे थे। अब हम पर्टिकुलर उस रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरीके के कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, और दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे पर क्या रखते हैं, अपनी डिपेंडेंसी रखते हैं। दोनों कंपोनेंट्स का एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंसी है। इसी डिपेंडेंसी को जब हम देख रहे होते हैं, किस तरीके की डिपेंडेंसी है, तो ये एनर्जी फ्लो के माध्यम से डिपेंडेंसी हो सकती है, न्यूट्रिएंट साइकिल के माध्यम से डिपेंडेंसी हो सकती है। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम एक रीजन है जहां पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों पाए जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कम्युनिटी पाई जाती है ऑर्गेनिज्म की, और उनके आसपास एक फिजिकल एनवायरनमेंट पाया जाता है जिसकी बेसिस से वह अपनी लाइफ को एडजस्ट सर्वाइव कर पाते हैं। इकोसिस्टम कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, कैन बी मैरीन, कैन बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम पाया जाता है। चाहे अच्छा, इसका साइज भी अलग होता है। इकोसिस्टम मैरीन भी हो सकता है, मैरीन इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है। और इन्हीं पर जब हम फर्दर बात करते हैं तो देखो, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड एज बायोम्स। मैंने आपको बायोम्स क्लियर कर दिया था। तो देखो, अब आपको याद आ रहा होगा लेक्चर 5 ऑफ फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट मॉड्यूल एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडियन बायोडाइवर्सिटी। और मैंने इंडियन बायोडाइवर्सिटी को 2 रियाल में, 5 बायोम्स में, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में और 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंस में क्लासीफाई किया था। अगर ये रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे मॉड्यूल्स नहीं देखा है, पहला मॉड्यूल, तो आप हमारे चैनल स्टेट 0 पर विजिट करें, जाएं वहाँ प्लेलिस्ट देखें, MPPSC प्रीलिम्स 2020 बाय कुलदीप सर। आपको पूरा मॉड्यूल मिलेगा, पूरे 9 लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, और टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए टेस्ट आ रहा है 17 तारीख में, 17 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इकोसिस्टम्स बोथ मैटर एंड एनर्जी आर कंजर्व। तो सीधी सी बात है, जब एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा ही होगा। एनर्जी फ्लोज थ्रू द सिस्टम यूजुअली फ्रॉम द लाइट टू द हीट व्हाइल मैटर इज रिसाइकल्ड। तो ये सारी जो नेचुरल प्रोसेसेस चलती हैं कि भैया सन से लाइट आ रही है, उसे कंज्यूम किया जा रहा है, ऑटोट्राफ्स अपना खाना बना रहे हैं, फिर उसके माध्यम से हम अपना खाना कंज्यूम कर रहे हैं, हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक जो लाइफ साइकिल है या फूड चेन है या फूड वेब है, वो इसी इकोसिस्टम में आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है? चलिए, और इसके एक और फीचर पे बात करेंगे कि इकोसिस्टम्स विद हायर बायोडाइवर्सिटी टेंड टू बी मोर स्टेबल विद ग्रेटर रेजिस्टेंस और रेजिलेंस इन द फेस ऑफ डिस्टर्बेंसेस। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो भैया, 2 डेफिनेशन को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ 2 शब्द आए हैं, रेजिस्टेंस और रिसाइलेंस, जिसे आप रेजिलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, एक हमसे बात करी गई कि सर एक ऐसा इकोसिस्टम जहां बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, हायर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी पा रही है,
पाई जा रही है, तो वहाँ चांसेस ये हैं, हायर स्टेबिलिटी के चांसेस हैं। स्टेबिलिटी विद रेजिस्टेंस, कोई मुझे बताएगा रेजिस्टेंस क्या मतलब क्या होता है, या रीसाइलेंस का मतलब क्या है? तो देखो, जब हम, जैसा मैंने बोला कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, मेंटेन दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इज कंसिडर्ड एज रेजिस्टेंस। या फिर दूसरा जो रीसाइलेंस मैंने बोला, तो रीसाइलेंस का मतलब है बेटा, इसे ऐसे समझना है कि अगर डैमेज हो गया, तो डैमेज होने के बाद हमारा इकोसिस्टम एक इस तरीके से रेडी है, इस तरीके से तैयार है कि वह अपने आप को दोबारा से उसी इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आएगा। तो अचीविंग दैट इक्विलिब्रियम आफ्टर गेटिंग डैमेज is considered as resilience, but when we are talking that maintaining that equilibrium, उसे हम resilience कहते हैं। बिना डैमेज हुए, डैमेज भी नहीं होने देना है, और चीज़ों को उस तरीके से कि सबको चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उसे रेजिस्टेंस कहा जाएगा। और रीसाइलेंस उसे कहा जाएगा कि अगर चीज़ें डैमेज हो रही हैं तो उस इकोसिस्टम की इतनी कैपेसिटी है कि वह अपने आप को दोबारा से क्या कर लेगा, उसी कंडीशन पर, उसी स्टेट पर लाकर खड़ा कर देगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, चलिए इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, हिस्ट्री जनरली इकोसिस्टम का क्या कैसा रहा है। तो टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड इन द ईयर 1935, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। 1935 में सबसे पहली बार ऑर्थर टेंसले ने, जी ऑर्थर टेंसले ने, एक इकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हैं जी ऑर्थर टेंसले, इन्होंने सबसे पहली बार इकोसिस्टम शब्द को पब्लिश किया था। इज दैट क्लियर? हालांकि एक रॉय कैल्फन है 1930 में, उन्होंने इसको कॉइन किया था। रॉय कैल्फन इन द ईयर 1930 coined the word ecosystem, but later in the year 1935 it was for the first time published by the British ecologist Arthur Tansley। समझ में आ गया? देखो, इकोसिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं, इसे हम अगले अपने मॉड्यूल में लेकर आएंगे। हम इकोसिस्टम के टाइप्स पर अगले मॉड्यूल में बात करेंगे, हम इकोसिस्टम देखेंगे कि कौन कौन से इकोसिस्टम है, उनमें भी अगले मॉड्यूल में बात करेंगे। लेकिन आज हम फीचर्स समझ लें, हमारे दिमाग में फीचर क्लियर होना चाहिए। तो इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन से? तो देखो, आर्टिफिशियल हो सकता है इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, लैंडटेक इकोसिस्टम हो सकता है, और आयोटेक इकोसिस्टम हो सकता है। कई बार इसे लोटेक भी कहा जाता है। तो आपके पास 4 हो गए, आर्टिफिशियल, टेरेस्ट्रियल, लैंडटेक और लोटेक। नोट कर लीजिए 4 इकोसिस्टम टाइप्स: आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंडटेक इकोसिस्टम और लोटेक इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? चलिए, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो एग्जिस्ट करता है वो इकोसिस्टम कौन सा है? नोट करना है पॉइंट, वर्ल्ड ओशियन इज द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम ऑन आवर प्लेनेट। इट कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। यह हमारे अर्थ सरफेस का 71% कवर कर रहा है। फिर सर आपने बड़ा बता दिया, छोटा वाला भी बता दीजिए। तो बिल्कुल, मैं छोटा वाला भी आपको बता रहा हूं कि सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा है। लेकिन ये आपको जब आप देख रहे हैं ना, तब तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आज से 2 दिन बाद जब आप इसे आपसे पूछा जाएगा ऑल ऑफ सडन, तब शायद आपके दिमाग में नहीं हो। तो आप या तो फिर मेरा पूरा वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या आप अभी मेरे एक क्विक रिकैप काइंड के नोट्स बना सकते हैं, तो जहाँ से आपको चीज़ें आप बार बार क्या कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो, जब हम स्मॉलेस्ट वाले पे बात करेंगे, तो स्मॉलेस्ट लैंड एरियाज आर ऑक्यूपाइड बाय टुंड्रा, टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो टुंड्रा और टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो हैं वो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम्स हैं। लार्जेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, क्या है? वर्ल्ड ओशियन। इज दैट क्लियर? चलिए, जब हम बात करेंगे सर इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आपने लेवल बता दिए थे। वो आपने हमें बता दिया था कि आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, लैंडटेक हो सकता है, लोटेक हो सकता है। 4 तो आपने बता दिए, लेकिन थोड़ा सा नाम बता दो सर इनके। तो भैया बिल्कुल आपके लिए नाम भी अवेलेबल हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। ये सारे इकोसिस्टम जिनसे जनरली हम फैमिलियर होते हैं, क्योंकि आपसे आर्टिफिशियल के नाम पूछे जा सकते हैं कि बताओ आर्टिफिशियल कौन सा है, लोटेक कौन सा है, लैंडटेक कौन सा है। लेकिन वो आपको अटर करना पड़ेगा, वो 4 चीज़ें आपको अटर करनी पड़ेंगी, रटना पड़ेगा। लेकिन इनको आप क्योंकि नेचुरल डेली बेसिस पर आप इनसे फैमिलियर होते हैं, तो ये आपके लिए उतना टफ नहीं रहेगा। और मैं कोशिश भी वही करता हूँ कि मैं आपको इस तरीके से चीज़ें समझा सकूँ कि जिससे आप उसे डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकें।
इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बताया था कि सर देखो बेटा 4 तरीके के इकोसिस्टम है, लैंडटेक है, लोटेक है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है। तो देखो देख लेते हैं कि नेचुरल में क्या आ रहा है और आर्टिफिशियल का कैसा सिस्टम है। तो अभी आर्टिफिशियल की इसमें कोई बात नहीं करी, हम जब नेचुरल की बात कर रहे हैं तो नेचुरल को हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, इसे बना लेना अभी, भले ही स्लाइड 2 मिनट वीडियो रोक लेना बाद में और देख के इसे बना लो। तो नेचुरल को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, और एक्वेटिक को फर्दर क्लासीफाई कर दिया फ्रेश वाटर में, मरीन में। ये मैं आपको अभी तक 8 से 10 बार बता चुका हूँ। द फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड दिस MPPSC प्रीलिम्स 2020, तब से लेके अभी तक शायद 7 से 8 बार बता रहा हूँ आपको कि एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मैरीन आ जाता है। फिर जब हम टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो देखो यहाँ ग्रासलैंड आ गया, डेजर्ट आ गया, फॉरेस्ट आ गया। अब आपने बोला सर लोटेक भी बता दो, तो भैया बिल्कुल आप लोटेक भी जान लीजिए कि लोटेक कौन से हैं। तो रिवर स्ट्रीम्स की जब हम बात करते हैं तो रिवर स्ट्रीम्स पर जब हम बात करेंगे तो रिवर स्ट्रीम्स हमारी लोटेक इकोसिस्टम का हिस्सा हो जाती हैं। वेटलैंड्स बता दीजिए सर, तो जो छोटे छोटे स्वैम्पी एरियाज होते हैं वो आपके क्या हो गए, मार्सी, और जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं वो वेटलैंड्स हो जाते हैं। ये भी हमारा इकोसिस्टम का टाइप है। सर लैंडटेक क्या होता है, पोन्ड्स जो होते हैं, लेक्स जो होते हैं और छोटा, तो वो आपके क्या हो गए, लैंडटेक हो गए। और जब आप मरीन में बात करेंगे तो कोस्टल एरियाज की बात आ जाती है, अब बैलिंग रीजन की बात आ जाती है, ओपन ओशियंस आ जाते हैं। और ये क्यों आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको मरीन के बारे में जब बताया है तब मैंने आपको बताया है सॉल्ट कंसेंट्रेशन शुड बी मोर देन 1000 ppT. Is that clear? I hope each and everything should be very clear to all of you. If you have any doubt then you can directly comment us. Those who are looking to us with premier mode, आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, और सर ये टॉपिक नहीं आया है, ये टॉपिक में डाउट है, मुझे बताएं तो मैं उसे अगले वीडियो में आपके साथ लेकर आऊँगा। ठीक है। इसके बाद एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो CGPSC कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो सीधा हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। ये इसकी फ़ीस है और यहाँ ये प्रेस कर दें आई एम इंटरेस्टेड, ताकि आपकी जानकारी हमारे पास आ जाए। कोई भी क्वेरीज अगर आपको होती हैं तो आप सीधे www.statezero.in पर जाकर हमें क्या कर सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। और जब आप हमारा कोर्स अगर खरीद रहे हैं तो आप इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं TKuldeep351, सो दैट यू कैन फर्दर गेट दी डिस्काउंट ऑफ द 10% बाय यूजिंग माई रेफरल कोड। सो कीप रिमेंबर दिस रेफरल कोड। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगर आपको फिर कोई क्वेरी है, अगर इसके बाद भी कोई क्वेरीज होती हैं, नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप डायरेक्ट जाओ भैया, मेल कर दो state01990@gmail.com। इज़ दैट क्लियर? हमारा एक फेसबुक पेज है, आप उसे लाइक कर सकते हैं। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ कि आप कुछ करें ना करें, एक वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो आपके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं और उन तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं तो उन तक भी चीज़ें पहुँच पाएँ। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को शेयर कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम। We will further will be there with you by tomorrow in the second lecture of this topic, 4th of the 7th topic. Is that clear? Part 4 of the 7th topic, that is ecological system. और 17th of June मतलब कल के बाद परसों आपका टेस्ट है एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप तैयारी कर रहे हो। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।